दरियाए नील के किनारे रेत के टीलों और खजूरों के दरमियान एक छोटा सा गांव नूरे नील आबाद था, जहां चांदनी रातों में लोग सहन में बैठकर कहानियां सुनते। उन्हीं घरों में एक घर हसन बिन यूनुस का था, जो सच्चाई और सखावत के बाइस दूर दूर तक मशहूर था। 60 बरस का ये बुजुर्ग चमकती आंखों वाला हर अंधेरे में रोशनी ढूंढ लेता। उसकी बीवी फातिमा समझदार और खानादार औरत थी। उनका इकलौता बेटा इमरान अब जवानी के दहाने पर था। खूबसूरत, दिलेर, मगर सादा दिल। उसके भूलपन ने हसन के दिल में एक अनजानी तशवीश जगा रखी थी। वह चाहता था कि इमरान खुद जिंदगी को समझने और फैसले लेने के काबिल हो। एक रात जब चांदनी पूरे गांव पर खामोशी से बिखरी हुई थी, इमरान ने सहन में बैठे अपने वालिद से कहा, अब्बू जान, मैं अब जवान हो चुका हूं। चाहता हूं कि आप मेरे लिए कोई अच्छी लड़की देखें और मेरी शादी कर दें। हसन ने बेटे की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, बेटा, शादी सिर्फ दिल की बात नहीं, ये अक्ल और जिम्मेदारी का भी फैसला है। इमरान ने कुछ झिझक के साथ मगर पुरज़्म लहजे में कहा, अब्बू, मैं खुद को तैयार महसूस करता हूं, बस आप मेरा साथ दें। हसन चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे किसी ख्याल में गर्क हो। फिर नरमी से बोला, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। हमारा सफेद घोड़ा जो हमारे खानदान की इज्जत समझा जाता है, कल सुबह उसे काहिरा के बाजार ले जा और अच्छी कीमत पर बेच कर आ। अगर तू ये काम समझदारी से अंजाम दे सका तो मैं मान लूंगा कि तू जिंदगी के बड़े फैसलों के लिए तैयार है। इमरान की आंखों में खुशी की चमक उभर आई और वह जोश से बोला, अब्बू, मैं जरूर ये करके दिखाऊंगा। करीब बैठी फातिमा, जो खामोशी से बाप बेटे की बातें सुन रही थी, मुस्कुरा दी और दिल ही दिल में अपने बेटे की कामयाबी की दुआ करने लगी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें दरियाए नील पर चमकने लगी, इमरान सफेद घोड़े को जीन कसकर काहिरा के बाजार की तरफ रवाना हो गया। मगर उसे यह अंदाजा न था कि उस बाजार की रंगीन गलियों में कुछ चालाक लोग उसकी सादगी को आजमाइश का निशाना बनाने को तैयार बैठे हैं। उधर हसन ने सहन में टहलते हुए फातिमा से कहा, हमारा बेटा अभी नादान है, बाजार उसके लिए एक इम्तिहान है। अगर कामयाब हुआ तो शादी की तैयारी करेंगे, वरना उसे अभी और सीखना होगा। फातिमा ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, मुझे यकीन है वह सीख जाएगा, बस वक्त लगेगा। काहिरा के बाजार में दाखिल होते ही इमरान हैरत में गर्क हो गया। हर तरफ रंग बिरंगी दुकानें, मसालों की तेज खुशबू और ताजिरों की बुलंद आवाजें गोया किसी और ही दुनिया का मंजर पेश कर रही थीं। वह सफेद घोड़े को संभालता हुआ एक खुले चौक तक पहुंचा, जहां लोग अपनी चीजें बेचने में मसरूफ थे। एक खजूर के दरख्त के साए तले उसने घोड़े को बांधा और जीन को सहलाते हुए सोचने लगा कि अब्बू की हिदायत के मुताबिक घोड़े की अच्छी कीमत कैसे तलब करे। दिल में खुद से कहा, 50 दीनार मुनासिब कीमत है। घोड़ा न सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि वफादार और तेज रफ्तार भी। लेकिन इमरान इस बात से बेखबर था कि बाजार की ये चमक दमक उसकी सादगी का इम्तिहान लेने वाली है। अभी वह खरीदार की तलाश में नजरें दौड़ा ही रहा था कि एक लंबा दुबला पतला आदमी चालाक मुस्कुराहट के साथ करीब आ गया। यह अब्दुल्लाह था, बाजार का बदनाम धोखेबाज। अब्दुल्लाह ने करीब आकर इमरान को घूरा और बोला, ऐ जवान, ये घोड़ी कितने की बेचोगे? इमरान हंसकर बोला, भाई, ये घोड़ी नहीं, घोड़ा है और कीमत 50 दीनार है। अब्दुल्लाह ने मूंछों को ताव दिया और कहकहा लगाते हुए कहा, घोड़ा? मुझे तो ये घोड़ी लगती है। अगर वाकई घोड़ा है तो जो चाहो मांगो, मगर मेरे ख्याल में तो कोई इसे 50 दीनार में भी ना ले। मैं तो 60 देने को तैयार हूं। यह कहकर वह हंसता हुआ आगे बढ़ गया और इमरान उसे हैरत से देखता रह गया। अब्दुल्लाह के जाने के बाद इमरान के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उभरने लगी। उसने घोड़े को देखा जो बेफिक्री से खजूर के पत्ते चबा रहा था। यह तो वाकई घोड़ा है, वह खुद से बोला। मगर अब्दुल्लाह की बातें बार बार जहन में गूंजती रहीं, जैसे कोई शक अंदर सरसराने लगा हो। कुछ देर बाद एक और शख्स जैद आ पहुंचा, जो दरअसल अब्दुल्लाह का साथी था। उसने नरमी से कहा, बेटा, ये घोड़ी बड़ी खूबसूरत है, क्या कीमत है? इमरान ने झुंझलाकर जवाब दिया, ये घोड़ी नहीं, घोड़ा है और कीमत 50 दीनार है। जैद ने मसनूई हैरत से कहा, ओह घोड़ा, मुझे तो घोड़ी लगती है। खैर, अगर तुम कहते हो तो मान लेते हैं, मगर 50 दीनार तो बहुत ज्यादा हैं। यह कहकर वह आगे बढ़ गया और इमरान मजीद उलझन में पड़ गया। बार बार घोड़े को देखकर वह खुद से सवाल करने लगा, क्या वाकई ये घोड़ी है? बाजार की चालाक बातें उसके एतिमाद को हिला रही थीं और देहात का सादा लड़का अब शक में गिरफ्तार हो चुका था। इतने में एक तीसरा शख्स, मालिक, करीब आया और नरमी से बोला,
भाई ये घोड़ी कमजोर लगती है, शायद मैं खरीद लूं। क्या कीमत है? इमरान झुंझलाकर बोला। ये घोड़ी नहीं, घोड़ा है, कीमत 50 दीनार है। मालिक ने हमदर्दी जताते हुए कहा, बेटा तुम गांव के हो, शहर के तौर तरीके नहीं जानते। 7 दीनार दे सकता हूं। फौरन जैद वापस आया। मैं 8 देता हूं। और अब्दुल्लाह भी अधमका, ठीक है मैं 10 दीनार देता हूं। इमरान का जहन चकरा गया। हर तरफ से उसी एक बात की तकरार, और आखिरकार उसने दिल पर पत्थर रखकर घोड़ा महज 10 दीनार में बेच दिया। तीनों धोखेबाज खुशी से उछले और फौरन घोड़े को काबू में लेकर बोले, ये तो कई दिनों से भूखा लगता है, चलो कुछ खिलाएं। उधर इमरान ने सादगी से 10 दीनार लिए, 5 दीनार का कपड़ा खरीदा, 2 दीनार का खाना खाया और बाकी 3 दीनार बचाकर गांव की राह ली, बेखबर कि वह फरेब का शिकार हो चुका है। गांव पहुंचा तो हसन और फातिमा दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहे थे। हसन ने पूछा, बेटा घोड़ा बिक गया? इमरान ने शर्मिंदगी से सर झुकाया, अब्बू जान वह घोड़ी थी, आप ही ने गलत बताया। हसन चौंक गया तो इमरान ने सारी कहानी सुना दी और फख्र से कहा, मैं अपनी दुल्हन के लिए हार भी लाया हूं। हसन ने एक गहरी सांस ली, बेटे के कंधे पर हाथ रखा और अफसोस से बोला, बेटा तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है, मगर फिक्र न करो, मैं उन धोखेबाजों को सबक सिखाऊंगा। फातिमा ने खामोशी से हसन की तरफ देखा। वह जानती थी कि वह कुछ तय कर चुका है। हसन ने नरमी से कहा, फातिमा कल सुबह मैं खुद बाजार जाऊंगा और हमारा घोड़ा वापस लाऊंगा। इमरान ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। दिल में पछतावा तो था, मगर उसे यकीन था कि उसका बाप सब संभाल लेगा। आखिर वह हसन बिन यूनुस था जिसकी अक्ल की धूम दूर दूर तक थी। उधर बाजार में अब्दुल्लाह, जैद और मालिक अपनी चालाकी पर कह लगा रहे थे। खुश थे कि एक सादा देहाती को बेवकूफ बना लिया, मगर वह नहीं जानते थे कि अब उनके सामने एक ऐसा शख्स आने वाला है जो उनकी हर चाल उलट देगा। नूर-ए नील में सूरज अभी पूरी तरह निकला भी न था कि हसन बिन यूनुस खामोशी से घर से निकला, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, जैसे कोई राज छुपा हो। फातिमा ने दरवाजे पर रोका, कहां जा रहे हो? हसन ने नरमी से कहा, बेटे की इज्जत दांव पर है, बाजार जा रहा हूं। उन्हें उनकी जबान में जवाब देने फातिमा ने सर हिलाया, जो दिल कहे वही करना, बस अपना ख्याल रखना। हसन ने नरमी से उसके हाथ पर हाथ रखा, फिक्र न करो, मैं अक्ल से काम लूंगा। हसन ने घर के पीछे बंधे पुराने गद्दे को तैयार किया। बरसों का साथी जिसे बाजार के रास्ते खूब याद थे, उसने जीन पर पुरानी चादर डाली, 10 दीनार की थैली छुपा दी और सादा लिबास पहनकर काहिरा के बाजार का रुख किया। सूरज सर पर चमक रहा था जब वह उस चौक में पहुंचा जहां कभी इमरान खड़ा था। एक तरफ अब्दुल्लाह, जैद और मालिक सरगोशियों में मसरूफ थे। अब्दुल्लाह ने हंसते हुए कहा, बूढ़ा देहाती लगता है, गधा भी अच्छा है, क्यों ना इसे भी बेवकूफ बनाएं। हसन ने दूर से सब देखा और पहचान लिया कि यही वो तीनों हैं जिन्होंने इमरान को फरेब दिया था, मगर वह खामोश रहा। गधे को खजूर के दरख्त के नीचे बांधकर खुद करीब बैठ गया, जैसे कोई थका हुआ मुसाफिर हो। कुछ ही देर में अब्दुल्लाह नजदीक आया। ए बाबा, ये गधा तो मजबूत लगता है, बेचोगे? हसन ने सादगी से कहा, यह मेरा पुराना साथी है, बेचने का इरादा नहीं, मगर कीमत अच्छी हो तो सोचूंगा। जैद फौरन बोला, बाबा गधा तो कमजोर है, मगर हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, 10 दीनार दे देते हैं। हसन ने आह भरी, 10 दीनार? ये बरसों का साथी है, लेकिन अगर तुम इसे अच्छा रखो तो शायद मान जाऊं। पहले इसे कुछ खिला दो, सुबह से भूखा है। मालिक फौरन जौ और पानी ले आया और जैसे ही गधा खाने लगा, हसन ने चुपके से जीन के नीचे से थैली निकाली और चंद दीनार उसके मुंह के करीब जमीन पर गिरा दिए। गधे ने पांव मारे और दीनार बिखर गए। हसन ने फौरन झुककर दीनार समेटे और गधे को चपत लगाकर बोला, कम बख्त, फिर देर कर दी, बाजार भर गया और तू दीनार उगलने में सुस्ती। यह सुनकर अब्दुल्लाह, जैद और मालिक चौंक गए और हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब्दुल्लाह सरगोशी में बोला, यह गधा दीनार उगलता है? जैद बोला, यह आम गधा नहीं, हर हाल में खरीदना होगा। तीनों लपक कर हसन के गर्द जमा हो गए। बाबा जो कीमत मांगो दे देंगे। हसन ने अफसरदगी से कहा, यही मेरा सहारा है, रोज 2 दीनार देता है, इसी से चूल्हा जलता है। मालिक बेताब हुआ, हम 1000 दीनार देंगे। अब्दुल्लाह और जैद ने फौरन तायद की। हसन ने आह भरी, सर झुकाया और बोला, ठीक है, अगर इतने इसरार हैं तो ले लो, मगर याद रखना यह आम गधा नहीं, इसे खास तरीके से रखना होगा। तीनों ने चौंक कर एक साथ पूछा, कैसा तरीका बाबा? हसन ने राजदार लहजे में कहा,
इसे अंधेरे कमरे में रखना जहां न रोशनी हो न हवा। सिर्फ एक बर्तन जौ, एक घड़ा पानी और थोड़ी सी मिठाई रखना। 30 दिन तक दरवाजा न खोलना। फिर जो दौलत मिलेगी वह ख्वाबों से बढ़कर होगी। तीनों की आंखों में लालच चमकने लगी। फौरन 1000 दीनार गिनकर हसन के हाथ पर रख दिए। गधा लेकर बेचैनी से अपने गोदाम रवाना हो गए। हसन ने दीनार जेब में डाले, कंधे पर कपड़ा रखा और मुस्कुराता हुआ गांव की राह ली। चेहरे पर फातिहाना सुकून था कि बेटे का बदला चालाकी से ले लिया। उधर तीनों धोखेबाज गोदाम पहुंचे। गधे को अंधेरे कमरे में बंद किया। जौ, पानी, मिठाई रखी, ताला लगाया और खुशी से गले मिलकर बोले, 30 दिन, बस 30 दिन बाद हम बादशाह होंगे। मगर वह नहीं जानते थे कि उनके ख्वाब बिखरने वाले हैं। इधर हसन जब गांव पहुंचा तो दरवाजे पर फातिमा और इमरान बेचैनी से उसके मुंतजिर थे। इमरान शर्मिंदगी से आगे बढ़ा और आहिस्ता से पूछा, अबू, बाजार में क्या हुआ? हसन के लबों पर मुतमिन मुस्कुराहट थी। बेटा, फक्र न करो, हमारा घोड़ा वापस आएगा, मगर पहले उन धोखेबाजों को सबक सिखाना होगा। फातिमा ने तजस्सुस से पूछा, हसन, क्या किया है तुमने? वह हंसकर बोला, बस एक गधा बेचा है, अब देखते हैं वह क्या दौलत निकालते हैं। चांदनी रात में गांव पर सुकून छाया हुआ था और हसन के दिल में इत्मीनान कि बदला लेने का पहला कदम मुकम्मल हो चुका है। मगर कहानी खत्म न हुई थी। 30 दिन गुजर चुके थे और काहिरा में आज का दिन उन धोखेबाजों के लिए खास था। अब्दुल्लाह, जैद और मालिक खुशी से चहक रहे थे। खजाने के ख्वाब आंखों में सजाए गोदाम पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खोला, गर्द का बादल उठा और अंदर वही पुराना गधा निकला, कमजोर, मिट्टी में अटा और बचा खुचा जौ चबाता हुआ। न दीनार थे न दौलत। दीवार पर कोयले से लिखा था, जो दूसरों को बेवकूफ समझते हैं वह खुद सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं। हसन बिन यूनुस। तीनों शशधर रह गए और गधा अपनी दुम हिलाकर गोया उनका मजाक उड़ा रहा था। उधर हसन ने इमरान और फातिमा को बुलाया और संजीदगी से कहा, बेटा, गलती हो गई, लेकिन सीखना जरूरी है। बाजार की दुनिया चालाकियों से भरी है। अगर अक्ल न हो तो लोग बार बार धोखा देंगे। इमरान ने शर्मिंदगी से सर झुकाया, अब्बू, सोचा भी न था कि कोई घोड़े को घोड़ी बनाकर झूठ बोलेगा। मैंने आपका एतिमाद खो दिया। हसन ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, धोखेबाज भी होते हैं, ईमानदार भी। हमें दोनों को पहचानना सीखना है। घोड़ा तो वापस आएगा, मगर पहले उन लोगों को सबक सिखाना होगा ताकि वह दोबारा किसी मासूम को धोखा न दें। फातिमा ने फिक्रमंदी से पूछा, अब तुम क्या करोगे हसन? वह होले से मुस्कुराया, आंखों में चमक आई। बस अब एक छोटा सा खेल बाकी है। उसी दिन हसन ने गांव की अक्लमंद और नेक दिल बुजुर्ग खातून सईदा बीबी से मुलाकात की। सईदा अपनी समझदारी और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थी। हसन ने उसे पूरी बात बताई और बोला, मुझे तुम्हारी मदद दरकार है। वह तीनों बड़े चालाक हैं, मगर मैं चाहता हूं उन्हें ऐसा सबक सिखाएं कि दोबारा किसी को धोखा न दे सकें। सईदा ने जरा सोचा, फिर मुस्कुराकर बोली, हसन, जो भी तुम्हारा मंसूबा है मैं तुम्हारे साथ हूं। उधर अब्दुल्लाह, जैद और मालिक गोदाम के दरवाजे पर सख्ते में खड़े थे। अंदर वही पुराना गद्दा था, गर्द में लथपथ, मायूसी से कोने में पड़ा। मालिक ने उसकी नाक के पास हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, यह तो मर चुका है। जैद गुस्से से चिल्लाया, हमने 1000 दीनार लुटाए और मिला क्या? एक मुर्दा गधा। अब्दुल्लाह की आंखों में गुस्सा और शर्मिंदगी झलक रही थी। दांत पीसकर बोला, उस बूढ़े देहाती ने हमें अच्छा सबक सिखाया है। अब न दीनार बचे न इज्जत। तीनों ने गुस्से में फैसला किया कि वो फौरन हसन को तलाश करेंगे और बदला लेंगे और काहिरा से गांव की तरफ रवाना हो गए। उधर हसन सहन में बैठा था। पास ही एक लोमड़ी बंधी थी जो जमीन सूंघ रही थी। फातिमा अंदर खाना पका रही थी और इमरान खामोशी से सुतून से टेक लगाए सब देख रहा था। हसन के चेहरे पर एक पुरअसरार मुस्कान थी, जैसे खेल का आखिरी पर्दा शुरू होने को हो। जब तीनों धोखेबाज गांव पहुंचे और लोमड़ी को देखा तो हैरत, शक और लालच में घिर गए। अब्दुल्लाह ने सरगोशी की, अगर ये लोमड़ी वाकई बातें समझती है तो हमें अमीर बना सकती है। जैद ने तायद की और मालिक बोला, अब की बार पहले हर बात परखेंगे। जब वो हसन के घर पहुंचे, फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, आज के मेहमानों को खुश आमदीद, मैं खाना बना रही हूं। अब्दुल्लाह चौंका, तुम्हें कैसे पता चला हम आ रहे हैं? फातिमा ने हंसकर कहा, वही लोमड़ी बता गई थी। तीनों साकित रह गए और जैद ने आहिस्ता कहा,
ये लोमड़ी वाकई जादू जानती है। खाने के दौरान हसन ने हंसी खुशी आम बातें की, मगर तीनों बार बार फातिमा और इमरान को घूरते रहे जैसे किसी राज की तलाश में हो। आखिर अब्दुल्लाह ने धीरे से पूछा, बाबा, वो लोमड़ी क्या वाकई पैगाम पहुंचाती है? हसन ने संजीदगी से जवाब दिया, ये आम लोमड़ी नहीं, बरसों पहले एक दरवेश ने तोहफे में दी थी। बस ये सिर्फ उनका साथ देती है जो सच बोलते हैं और इज्जत से पेश आते हैं। तीनों के चेहरों पर लालच और हैरत साफ झलक रही थी और हसन दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। उसे अंदाजा हो चुका था कि धोखेबाज दोबारा उसके जाल में आ चुके हैं। जब वो हसन के घर पहुंचे, फातिमा ने दरवाजा खोलकर कहा, आओ मेहमानों, खाना तैयार है, लोमड़ी तुम्हारा पैगाम दे गई थी। यह सुनकर जैद ने सरगोशी की, ये लोमड़ी तो वाकई कमाल की चीज है, हमें इससे खरीदना होगा। खाने के बाद हसन ने पूछा, तुमने गधे का क्या किया? अब्दुल्लाह भड़क कर बोला, वो मर गया, तुमने हमें धोखा दिया। हसन ने पुरसुकून लहजे में कहा, शायद तुमने मेरी बातों को संजीदगी से नहीं लिया। खैर, अब अगर चाहो तो ये लोमड़ी ले लो, कीमत सिर्फ 100 दिनार है। तीनों ने फौरन 100 दिनार दिए और लोमड़ी को लेकर खुशी खुशी रवाना हो गए। मगर हसन जानता था, अभी खेल का आखिरी वार बाकी है। नूरे नील की चांदनी रात में हसन बिन यूनुस इत्मीनान से सहन में बैठा था। फातिमा और इमरान उसके पास थे और उसके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी चाल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। उधर अब्दुल्लाह, जैद और मालिक लोमड़ी लेकर जा चुके थे और उसे अपनी किस्मत बदलने का जरिया समझ रहे थे। मगर हसन जानता था कि लालच उन्हें एक और सबक सिखाएगी। काहिरा में तीनों ने मंसूबा बनाया कि लोमड़ी से अपनी बीवियों को पैगामात भिजवाएंगे ताकि उन्हें कभी खाने के लिए इंतजार न करना पड़े। अगली सुबह उन्होंने लोमड़ी को बीवियों के पास भेजने की कोशिश की, हिदायत दी कि पैगाम दो, खाना तैयार रखना, और जैसे ही रस्सी खोली, लोमड़ी झाड़ियों में गायब हो गई और तीनों के ख्वाब भी। शाम को जब तीनों वापस घरों को लौटे तो न खाने की खुशबू थी, न तैयार खाना, और न ही उनकी बीवियों को किसी पैगाम का इल्म था। अब्दुल्लाह ने गुस्से से चीख कर पूछा, क्या लोमड़ी तुम्हें पैगाम नहीं दे गई? उसकी बीवी हैरान होकर बोली, कौन सी लोमड़ी? तुम क्या उलफुल बोल रहे हो? जैद और मालिक की बीवियों ने भी यही कहा और तब तीनों को यकीन हो गया कि वो फिर हसन के हाथों धोखा खा चुके हैं। गुस्से में बपहरे मालिक ने दांत पीसकर कहा, यह बूढ़ा बार बार हमें बेवकूफ बना रहा है, अब उसे सब कुछ सिखाना ही होगा। अब्दुल्लाह ने फौरन कहा, चलो गांव चलते हैं, अब की बार वो बच नहीं पाएगा। और तीनों नूरे नील की जानिब रवाना हो गए। उधर हसन अपने स्खन में बैठा था, चेहरे पर गहरी संजीदगी थी, जैसे आने वाले वक्त को भांप चुका हो। उसने फातिमा को कहा, जब वो आए तुम मेरी बात पर ध्यान देना, और इमरान तुम सिर्फ देखो अकल कैसे लालच को मात देती है। जब तीनों धोखेबाज हसन की दुकान पर पहुंचे तो वह मिट्टी के बर्तन बनाने में मशगूल था। उनको देखकर मुस्कुराकर बोला, आओ मेहमानों, खैरियत है? मगर अब्दुल्लाह ने गुस्से से कहा, तुमने फिर हमें बेवकूफ बनाया, वह लोमड़ी किसी काम की नहीं। हसन ने मासूम लहजे में जवाब दिया, शायद तुमने उसे सही तरीके से नहीं आजमाया। खैर, चाहो तो एक और राज दे सकता हूं, मगर इसकी कीमत है। जैद भड़क उठा, हम तुमसे अब कुछ नहीं लेंगे, तुमने हमें नुकसान दिया है। और तीनों ने उसे पकड़कर एक बोरी में बंद कर दिया। इरादा था कि उसे दरियाए नील में फेंक दें ताकि हमेशा के लिए नजात पालें। वह बोरी उठाकर दरिया की तरफ चल पड़े, मगर रास्ते में थक कर एक खजूर के दरख्त तले आराम के लिए रुक गए और बोरी एक तरफ रख दी। इतने में एक चरवाहा रहीम अपने रेवड़ के साथ वहां से गुजरा और बोरी से आती आवाज सुनकर रुक गया। फिर झुककर नरमी से पूछा, कौन है इस बोरी में? हसन ने मौका गनीमत जाना और दर्द भरी आवाज में कहा, मैं एक गरीब सौदागर हूं। गवर्नर की बेटी ने ऐलान किया है कि वो किसी सौदागर से शादी करेगी और मुझे जबरदस्ती महल ले जा रहे हैं। रहीम हैरान होकर बोला, वाह, तुम तो खुश नसीब हो। हसन ने अफसोस से कहा, नहीं भाई, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। रहीम खुशी से बोला, अगर तुम नहीं चाहते तो मुझे मौका दे दो। हसन ने फौरन कहा, तो आजा, मेरी जगह बोरी में बंद हो जा। यूं हसन बाहर निकल आया। रहीम बोरी में घुस गया और हसन उसकी बकरियां लेकर चलता बना। कुछ देर बाद धोखेबाज बोरी उठाकर नील में फेंक आए और खुश होकर वापस रवाना हुए। मगर जैसे ही नूरे नील के करीब पहुंचे तो हैरत से देखा कि हसन एक बड़े रेवड़ के साथ आ रहा है। अब्दुल्लाह चीख उठा,
यह कैसे मुमकिन है? हम तो उसे नील में फेंक चुके थे। हसन ने मुस्कुराकर कहा, जब तुमने मुझे नील में फेंका, पानी ने मुझे किनारे पर पहुंचा दिया, जहां एक कबायली सरदार ने मेरी मदद की और बकरियों का रेवड़ तोहफे में दिया। जैद खुश होकर बोला, तो हमें भी जाना चाहिए। हसन ने चालाकी से कहा, क्यों नहीं? सरदार कहता था, जो नील में छलांग लगाए खाली हाथ नहीं लौटेगा। बस अगर पानी से हाथ नजर आए तो समझ लेना कि किस्मत जाग उठी है। तीनों खुशी से नील की तरफ दौड़े। अब्दुल्लाह ने सबसे पहले छलांग लगाई, हाथ पांव मारे। जैद और मालिक ने यही इशारा समझकर पीछे पीछे छलांग लगा दी। तीनों पानी में गरकन हो गए, मगर चंद दिन बाद खबर आई कि बच गए हैं और काहिरा छोड़ चुके हैं। वादा किया कि आइंदा किसी को धोखा नहीं देंगे। हसन वापस गांव आया। सईदा की मदद से इमरान की शादी उसकी नवासी से की और गांव में उसकी अक्लमंदी के किस्से मशहूर हो गए। एक दिन इमरान ने कहा, अब्बू, आपने मुझे जिंदगी का सबसे कीमती सबक दिया। हसन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, अक्ल और ईमानदारी से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। हसन, फातिमा और इमरान अब एक नई उम्मीद, नई हिकमत और नए आगाज के साथ अपनी सादा मगर खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। उनके आंगन में हंसी की गूंज थी, दिलों में इत्मीनान और फजाओं में अक्लो दानाई की खुशबू। प्यारे दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम सब्र, अकल और सच्चाई के साथ जिंदगी गुजारें तो न सिर्फ बुरे लोग खुद बेनकाब हो जाते हैं, बल्कि हमें इज्जत, सुकून और कामयाबी खुद ब खुद मिल जाती है।